Political science is often considered as a science. It is an organized body of knowledge, the facts of which have been systematically and scientifically observed, collected, and classified. It is a progressive and growing science. It includes in it the experiments, the experimental method, the comparative, the observational, the psychological, and the sociological methods, which are also known as approaches to the discipline. These approaches are characterized as traditional and modern approaches. Among the modern approaches, behavioralism is one of them and the most talked about approach. Today, we are going to talk about behavioralism. I am Prerna Singh Lavania, Assistant Professor from the Department of Political Science. आज हम व्यवहारवादी उपागम पे चर्चा करेंगे और इस वीडियो के द्वारा हम व्यवहारवादी उपागम से संबंधित वो सारा ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करेंगे जिससे व्यवहारवादी उपागम पे हम हमारे ज्ञान का वर्धन कर सकें। इस वीडियो लेक्चर के बाद में हम ये समझ जाएंगे कि व्यवहारवादी उपागम के उदय के क्या कारण थे, वो कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने इसके विकास में योगदान दिया, व्यवहारवाद ने राजनीतिक सिद्धांत में कितना प्रभाव डाला और इसमें अमेरिकी राजनीति शास्त्रियों का कितना योगदान था। After this video lecture, we'll be able to understand the causes of the rise of behavioralism, the factors that contributed, the impact of it in the field of study of political theory, the contribution of American scholars in promoting behavioralism, and the shift in the methodology. इस लेक्चर को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि हम इसे अच्छे से समझ सकें। पहले हम बिहेवियरल रेवोल्यूशन क्या था उसके बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि उसका विकास कैसे हुआ, व्यवहारवाद कैसे आगे बढ़ा, इसकी डेफिनेशंस पे चर्चा करेंगे, हम ऑब्जेक्ट क्या था बिहेवियरलिज्म का हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम पहुंचेंगे उन 8 कैरेक्टरिस्टिक्स पे जो डेविड ईस्टन ने हमें दी। अब जैसे हर गुलाब के साथ कांटा आता है ऐसे एवरी रोज कैरीज विद इट अ थॉर्न, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि व्यवहारवादी उपागम के साथ कुछ कुछ ड्रॉबैक्स, उसके कुछ लिमिटेशंस भी जुड़े हुए हैं, तो हम उनकी भी चर्चा करेंगे और इस सब के बाद हम ये टेस्ट करने का प्रयास करेंगे कि हम कितना समझे व्यवहारवाद को। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं बिहेवियरल रेवोल्यूशन से या व्यवहारवादी उपागम जिसे हम कह रहे हैं, इसे हम बौद्धिक क्रांति भी कहते हैं। तो इससे आशय क्या है हमारा, ये क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो परंपरागत राजनीति विज्ञान था हमारा, उसमें एक विरोध प्रारंभ हुआ और उस विरोध ने एक क्रांति का रूप लिया। वो क्रांति बौद्धिक क्रांति थी जिसमें सभी समाज विज्ञानों को प्रभावित किया और इसे नाम दिया गया व्यवहारवाद। ये व्यवहारवादी क्रांति नए राजनीतिक विज्ञान के साथ इतनी अधिक जुड़ी कि इसे राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन का सहचर कहा जा सकता था या कहा जाने लगा, मुझे कहना चाहिए। ये व्यवहारवाद राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण का एक विशेष तरीका है जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी राजनीतिक शास्त्रियों ने बढ़ावा दिया या इसके विकास में योगदान दिया। उन्होंने राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धति को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। तो ये तो हम समझ गए कि व्यवहारवादी क्रांति क्या है, क्यों आई, लेकिन अब बात ये आती है कि व्यवहारवादी क्रांति का विकास कैसे हुआ और व्यवहारवादी क्रांति आई क्यों, उसके पीछे क्या कारण थे कि व्यवहारवादी क्रांति के पीछे क्या कारण थे।
तो सबसे पहला कारण तो हम यही कह सकते हैं कि अ, जो परंपरागत राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियां थी उस उसमें कुछ खामियां थी जिसके प्रति बहुत ही असंतोष राजनीतिक वैज्ञानिकों के मन में था। वो उससे संतुष्ट नहीं थे। तो उन्हें महसूस होता था कि कुछ राजनीतिक अध्ययन में नई पद्धतियों का समावेश होना चाहिए। कुछ कारण ये भी था कि उम, अ, जो जो समाज विज्ञानों दूसरे समाज विज्ञान थे उनमें भी अध्ययन पद्धतियों में काफी विकास हो रहा था। तो उन दूसरे समाज विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों से राजनीतिक शास्त्रियों ने प्रेरणा ली कि हमारी अध्ययन पद्धति में भी विकास होना चाहिए, हमारी अध्ययन पद्धतियों में भी बदलाव लाना चाहिए और हमें भी अब उन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखती हो। द्वितीय विश्व युद्ध का भी बहुत गहरा प्रभाव रहा इसके विकास में और एक नवीन अध्ययन पद्धतियों की ललक थी, चाह थी, डिजायर थी कि भाई नई अध्ययन पद्धतियां हम लेके आए। हमें शौक होता है कि कुछ नया हो हमारे उसमें भी। हम पुरानी चीजों को यूज करते करते बोर हो जाते हैं, तो वी ऑलवेज want कि there is something new. So there was a liking somewhere to have some new methods of studying political science. So all these factors contributed a lot. And there was one more reason that after the Second World War, the third world countries that emerged and the after impacts of Second World War, there were a lot of problems that have cropped up in the world, and these solutions were not available with the political scientists. So it was felt that we need an approach, we need a method, need a methodology that can resolve the problems. So all these factors contributed a lot in the development of political theory. तो इस तरह से इसका विकास होता है। अब आइए अब हम चलते हैं डेफिनेशंस पे एक नज़र डालते हैं कि क्या कहते हैं हमारे वैज्ञानिक, राजनीतिक वैज्ञानिक व्यवहारवाद के बारे में। तो कुछ आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं, कुछ डेफिनेशंस मैंने स्क्रीन पे आपके साथ शेयर की हैं कि behavioralism as a protest of movement. Behavioralism is not only movement, it is a state of mind. It is something more than as when an investigator sets to work on the basis of concept of political behavior. और इसी कंटिन्यूशन में हम बात करते हैं रॉबर्ट ए डहल की, जो कहते हैं कि it seeks to explain the empirical aspects of political life by means of methods and theories. Craig Patrick, he says that behavioralism is in fact a discussion more often aimed at defeating traditionalists than at clarifying issues. So they have expressed themselves in different ways. यहीं पे हम जिक्र कर सकते हैं डेविड ईस्टन का। उनके अनुसार व्यवहारवाद वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करता है। व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मानव और मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है। व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। So, after reading few of the definitions, we realize that they have made human behavior as a central theme of the behavioral revolution or this behavioral method of study. तो उन्होंने जो केंद्र बनाया उसे मानव व्यवहार को केंद्र बनाया उन्होंने। And you know these definitions are the
main source of understanding any concept, because they give a clear perception about what the scholars feel about a particular concept. तो अब हमने देखा कि क्रेग पैट्रिक, डेविड ईस्टर्न, रॉबर्ट डेहल ये बिहेवियरलिज्म को किस प्रकार देखते हैं। रॉबर्ट डेहल ये मानते थे कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक ऐसा विद्रोह आंदोलन है जिसके अनेक ऐसे वैज्ञानिक, विशेषकर लाइक अमेरिकी संबंध, जिसे अमेरिकी संबंध है, और जो परंपरागत राजनीति विज्ञान से असंतुष्ट है। यह परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के विभिन्न उपागमों जैसे ऐतिहासिक, दार्शनिक, विवरणात्मक, संस्थात्मक आदि के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया मात्र है। तो रॉबर्ट डेहल ने इसे इस प्रकार समझाने का प्रयास भी किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये एक प्रयत्न है जो राजनीति विज्ञान के अनुभविक तथ्यों को अधिक वैज्ञानिकता प्रदान करने का प्रयास करता है। So, like in brief, we can say that behavioralism was a new methodology that was introduced in the study of political science that intend to change the structure of methods adopted in studying political science, and it tried to inculcate the scientific ways of studying the discipline. तो इस लेक्चर में अभी तक हमने ये समझ लिया कि कॉजेस क्या थे बिहेवियरलिज्म के, ग्रोथ के, और बिहेवियरलिज्म का अर्थ क्या है। In the second part, we will be talking about the characteristics of behavioralism.